अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर। और आज हमने देखा कि एक बहुत ही हैबतनाक, खौफनाक और बहुत परेशान कर देने वाला वाक़या जो है वो पेश आया है। और मरी में हमने देखा कि बहुत अजीब सिचुएशन पैदा हुई जब रात से ही खबरें आना शुरू हुई कि वहाँ पर ट्रैफ़िक जो है वो बहुत शदीद जैम है और बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो रुक कर रही हैं क्योंकि टूरिज़्म का फ़्लो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये मौसम ऐसा होता है कि जब बहुत से लोग मरीक और इस तरह के जितने बलाई इलाके हैं वहाँ का रुख करते हैं ताकि जाएँ, एन्जॉयमेंट करें, खुशियाँ जो है अपनी लोगों की सेलिब्रेट करें, अपने अपनों से जाके मिलें और वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। लेकिन हमने देखा कि ट्रैफ़िक जैम की सूरत हाल पैदा हुई वहाँ पर और लगभग कहा जा रहा था कि 1.25 लाख गाड़ियाँ जो है वो एंटर हो चुकी हैं इस विसिनिटी में, इन इलाकों में। डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ आने के। बहुत से रास्ते कनेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद से भी रास्ता जाता है, कलियात से भी रास्ता निकलता है और ये सारे वो एरियाज़ हैं कि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। और फिर ज़ाहिर है इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है सर्दियों में कि वहाँ पर ना रहने की जगह मिलती है, ना खाने की जगह मिलती है, ना वहाँ क़याम की जगह मिलती है। ट्रैफ़िक जैम्स की वजह से सड़क पर चलने और इवन पैदल चलने वालों का रास्ता भी बंद हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। हमने देखा कि लगभग 21 लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में दम तोड़ गए। और जिस तरह आज सुबह से खबरें आना शुरू हुईं, बहुत ही डिवास्टेटिंग न्यूज़ थी। हम अगर 2010 में जाएं तो हमने देखा कि चिली में एक वाक़या पेश आया जिसमें 33 जो माइनर्स थे वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से गार का रास्ता बंद हुआ और वो माइन के अंदर काम कर रहे थे और वो वहाँ फंस गए। इस इंसिडेंट को कहा जाता है जी कैपियापो माइनिंग इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट हमें याद था क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, लगभग 12 साल गुजर चुके हैं इस इंसिडेंट को। हमने देखा कि वो जो 33 माइनर्स वहाँ फंस गए थे, हुकूमत ने लगातार कोशिशों के बावजूद उन्हें निकाल लिया गया। लेकिन ये अहम बात यहाँ ये है कि जिस तरह उन्हें निकाला गया वहाँ से, जो सर्विसेज थीं, वहाँ की रेस्क्यू सर्विसेज थीं, उन्होंने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया। फिर ये बहुत मुश्किल सूरत हाल थी कि वहाँ मालूम नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में मौजूद हैं। वो जो 33 लोग हैं, आया वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि 69 दिनों के बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया था और 69 दिन की लगातार जो ये मुशक्क़त थी रेस्क्यू सर्विसेज ने, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ये बहुत लंबा अरसा होता है, लगभग 2 महीने और 9 दिन का ये अरसा था कि जिसमें रेस्क्यू सर्विसेज ने हिम्मत नहीं हारी और उनसे राब्ता बहाल किया गया, उन्हें बाहर निकाल किया गया। अब नाज़रीन, हमने यहाँ देखा कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, सेबेस्टियन पाइनेरा, वो एक इंटरनेशनल दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। वो दौरा कैंसिल करने के बाद वहाँ उतरे, डायरेक्ट उस साइट पर पहुँचे और वहाँ तकरीबन 69 डेज़ तक मौजूद रहे। और जब तक आखिरी माइनर को वहाँ से निकाल नहीं लिया गया, वो जो प्रेसिडेंट थे उनके, वो वहाँ मौजूद रहे, उनकी फैमिलीज़ को दिलासा देते रहे कि हिम्मत रखें, हौसला रखें। और ये वो ख़ानदान थे जो ये सोच चुके थे कि उनके जो अहलो अयाल हैं, जो उनके अपने प्यारे हैं, जो नीचे गए में हैं, शायद अब वो वापस नहीं आएंगे। वो ये रियलाइज़ कर चुके थे कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो दुनिया से जा चुके हैं। मगर ये जो उनका सरबराह था उनके मुल्क का, वो वहाँ खड़ा रहा उनके साथ। इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ रहा और बिला आखिर जब आखिरी वर्कर को वहाँ से बहिफाजत निकाल लिया गया तो ये जो सदर थे उनके, उन्होंने वहाँ से स्पीच दी। उन्होंने कहा, जी ये जो 70 दिन का लगभग अरसा था, ये मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है, लेकिन बहिफाजत हमने हमारे इदारों की मदद से ये निकाल लिया है। ये बहुत बड़ा वाक़या था। नाज़रीन, ये सुनाने का मकसद यहाँ ये है कि हमारे यहाँ एक छोटा सा हादसा पेश आता है तो हमारे जो इदारे हैं वो ये कह देते हैं कि वहाँ रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, कोई पहुँचता नहीं है। हुकूमत की जानिब से भी बड़ी लापरवाही दिखाई जाती है। मरी जैसा एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और वज़ीर दाखिला रात से ट्वीट करते हैं कि इस तरह एक वाक़या पेश आ रहा है, वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है, गाड़ियाँ बहुत फंसी हुई हैं। और अगले दिन सुबह लगभग 11 से 12 के दरमियान शेख रशीद साहब वहाँ पहुँचते हैं। ये जो टाइम स्पैन है, क्या ये हुकूमती ओहदेदारान पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती थी कि जब ये हादसा पेश आया फ़ौरन वहाँ पहुँचा जाता, फ़ौरन जो हुकूमती इदारे थे उन्हें एक्टिवेट किया जाता, वहाँ के रास्ते दिखाए जाते, बताए जाते कि ये जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं इन्हें फ़ौरन बहाल करना चाहिए। और एक और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो मेट डिपार्टमेंट है, जब वो प्रेडिक्शन दे देता है, वहाँ के जो मुकामी होटल ओनर्स हैं, होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यही कहना था कि जब ये बता दिया गया था कि यहाँ मौसम ख़राब है, सूरत हाल बहुत अजीब है और इस तरफ का रुख ना किया जाए, तो फिर ये रास्ते बंद क्यों नहीं किए गए? क्यों इन लाखों गाड़ियों को
वहाँ का रास्ता दिखाया गया, मरी जाने की इजाज़त दी गई। अगर ये गाड़ियाँ वहाँ ना जाती तो शायद ये जो कीमती जानें हैं, जो अपने अपनों के साथ खुशियाँ मनाने वहाँ पहुँचे हुए थे, शायद ये बच जाते और इन्हें बचा लिया जाता। अब हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला ने सुबह क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे हैं, मरी के इलाके में पहुँचे हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुबह जो उन्होंने कहा वो पहले सुन लेते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। आपने सुना कि उन्होंने मरी पहुंचने से पहले क्या कहा, अब मरी पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। अब उधर गुलडना की तरफ और बाड़िया की तरफ मसला है, वहां मशीनरी मंगवा ली गई है और वो मशीनरी पहुंच रही है और गुलडना और बाड़िया जब क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त गाड़ियां सिर्फ गुलडना और बाड़िया में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी रोक दी हैं ताकि पहले ऊपर का रश जो है हम वो नीचे ले जा सकें। चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉल की है, सारे रेस्ट हाउसेज भी यहाँ सरकारी खोल दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हदायत पे सारे रेस्ट हाउसेज भी खोल दिए। हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं और जरा मौसम खराब है, जरा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को आपने सुना और कल रात डीएसपी मरी पुलिस ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। चौथा दिन है, लगातार बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल की वजह से शदीद स्लिपरी है रास्ते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इवैक्यूएट करके उनको अपनी मंजिलों की तरफ पहुँचाएँ। मरी में इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाड़ी इंटर हो चुकी है और तकरीबन 20,000 से प्लस गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। इन 3 से 4 दिनों में हमारे पास तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियाँ इंटर हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इजाफी लोग लगाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इजाफी नफरी लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी लगी हुई है, महकमे सारे एसी मरी, एएसपी मरी ऑन रोड हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट करके इस मुश्किल मौसम में उनको अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करें। आपसे गुजारिश ये है कि आप ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, रोड पे खड़ी करके गाड़ी सेल्फियां मत बनवाएं और डबल लाइन ना बनाएं। ये आपसे इल्तमास है। इस मुश्किल वेदर में हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के ताउन के बगैर हम आप लोगों की बेहतरीन मदद नहीं कर सकते। अब इस मुश्किल घड़ी में हमने सोचा कि वहाँ से कोशिश की जाए। हम नहीं चाहते कि लोगों को डिस्टर्ब करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू सर्विसेज जारी हैं इस वक्त और बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई हुई है। लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब को वहाँ से ज़हमत दी है, जो रेस्क्यू सर्विसेज में बिजी हैं, कि हमें कुछ मिनट्स निकाल सकें और वहाँ की सिचुएशन बता सकें, क्योंकि जिन लोगों के वहाँ प्यारे गए हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत यकीनन बहुत मुश्किल घड़ी है। हम चाहते हैं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी भी हो और इनफैक्ट हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये बताइएगा कि इस मुश्किल टेम्परेचर में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पे, किस तरह की रेस्क्यू सर्विसेज अंडर में हैं? देखिए, क्योंकि काफी हैवी स्नोफॉल हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो तमाम रोड्स ब्लॉक हो गई और काफी सारी फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई थी। और ये स्नो का सिलसिला भी काफी कंटिन्यूस चलता रहा। हमने यहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने अपने स्टाफ को डिप्लॉय किया हुआ था और टाइम टू टाइम कल शाम से ही एवैक्यूएशन का काम शुरू हो गया था। जबकि आज
सुबह से जो है वो काफी हमने ये ऑब्जर्व किया, बल्कि कॉलें भी बहुत ज्यादा आई कि बहुत सारी फैमिलीज जो है वो कुल्डना रोड पे जो है वो फंसी हुई है। तो हमने अपने ऑपरेशन को काफी स्पीड अप किया और सैकड़ों की तादाद में ये फैमिलीज जो हैं वो हमने यहाँ से निकाली हैं और उनको सेफ मकामात पे मुंतकिल कर दिया है। अभी गवर्नमेंट की हैवी मशीनरी भी यहाँ आ चुकी है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और तमाम रोड्स खोल दी जाएंगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या मेट डिपार्टमेंट की जानिब से या हुकूमती इदारों की जानिब से कोई पहले से इंटीमेशन बताई गई थी, कोई ऑर्डर्स दिए गए थे या पहले से बताया गया था कि इस तरह की सूरत हाल कोई पैदा हो सकती है, या फिर पहले से कोई इस तरह के नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे, या आप लोगों को मालूम था कि कोई इस तरह की सिचुएशन वहाँ पैदा हो सकती है? देखिए, फोरकास्ट तो थी ये मेट ऑफिस वालों की तरफ से कि हैवी स्नोफॉल होगी और इदारे भी जो है वो काफी हद तक जो है वो इसके लिए तैयार थे और सिलसिले में काफी प्रेपरेशन भी की गई थी। लेकिन चूंकि बहुत सारे फैमिलीज का इन्फ्लक्स हुआ एकदम से यहाँ पे और रोड सेंस ना होने की वजह से जो है और हैवी स्नोफॉल होने की वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गई और अल्टीमेटली जो है वो फैमिलीज फंस गई। एक्चुअली जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें ऐसी सूरत हाल कई दफा पैदा हो जाती है कि आप जो है वो फिर जब एरिया एक्सटेंसिव हो, बहुत सारी पॉपुलेशन हो और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में वो इस तरह की डिजास्टर वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है एक बहुत पैनिक क्रिएट हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि जो लोग सर्वाइवर्स हैं वो भी बहुत मुश्किल सूरत हाल में होंगे, एक ट्रॉमा भी है पूरी कौम को। अब इसको किस तरह देखते हैं कि इसको किस तरह टैकल किया जाएगा इस सिचुएशन को? अब इवैक्यूएशन का तो जो ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जी। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आगे चूंकि स्नो के फिर स्पेल आएंगे, आवाम से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अनड्यू इस तरह से जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में निकलने का जो है ना अपने आप को खतरे में डालना होगा, तो एहतियात करें। सही। इस तरह से फैमिलीज के साथ और फिर इतना ज्यादा इन्फ्लक्स होना गाड़ियों का, हमने ये देखा है कि तकरीबन 60-70 हज़ार गाड़ी जो है वो इस तरह से इसका इन्फ्लक्स हुआ, जबकि रोड हमें मालूम है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी ज्यादा गाड़ियों को अकोमोडेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है और जब ऊपर से स्नोफॉल ऐसी हैवी हो रही हो तो फिर जो है वो काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब वो पेशेंट्स जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, कुछ हमें उनकी भी अपडेट दीजिएगा। क्या उनको तिब्बी इमदाद दे दी गई है या फिर अभी तक उनको रेस्क्यू किया गया है और उस तरह तिब्बी इमदाद देने में खासा वक्त लगेगा? कुछ इस तरह हमें अपडेट कीजिएगा प्लीज। जी, जो इसमें थे इफेक्टेड थे लोग, सेमी कॉन्शियस थे या अनकॉन्शियस थे, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है और उनको इवन हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट कर दिया गया है। और जो डेड बॉडीज थी वो हम जो है वो हॉस्पिटल में या मोर्चरी में शिफ्ट कर रहे हैं जी। अभी जो है वो उनकी शिफ्टिंग का अमल जारी है। राइट डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और कोशिश यही है सबकी कि इस मुश्किल वक्त में जितना हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं हम आप लोगों के साथ दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है वहाँ का, और जितने वो लोग जो प्लान कर रहे थे मरी जाने का, यानी आज जिन लोगों ने जाना था या फिर रास्ते में थे, वो यकीनन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए अपना प्लान कैंसिल करें और वापस चले जाएं, क्योंकि जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है यकीनन ये और उसमें इजाफा करेगी। और हुकूमती इदारे ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर पाक अफवाज का जो किरदार है, सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं। पाक फ़ौज के जो 5 प्लाटून पैदल दस्ते थे उन्हें भी वहाँ तलब किया गया, वो रेस्क्यू सर्विसेज में मौजूद हैं, वहाँ बहुत सारी एफ़र्ट्स की जा रही हैं। फिर हुकूमती मशीनरी भी वहाँ मौजूद है और कोशिश ये होनी चाहिए अवाम की भी कि वहाँ जितनी कम हर्डल्स क्रिएट की जाएँ उनके लिए उतना कोशिश करें कि अवॉइड करें वहाँ जाना, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उन्हें बखूबी तौर पे सरअंजाम दिया जा सके। हमने कोशिश की कि हम वहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात कर सके जो वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें से सना हमारे साथ मौजूद हैं। आप सहाफ़ी हैं और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त वहाँ सिचुएशन कैसी है। सना, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सना, ये बताइएगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आप वहाँ मौजूद हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है।
हमें कुछ बताइएगा कि ये इंसिडेंट किस तरह पेश आया और फिर कहाँ-कहाँ अभी रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं वो जा रही हैं? सर, ये हम लोग तो कल यहाँ पहुंचे हैं और जी, जब हम यहाँ पे आ रहे थे रास्ते में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई यहाँ पे गाड़ियों को रोक रहे हैं या आगे किसी किस्म की कोई हर्डल है। हम राइट। लोग बिल्कुल अपने सफर की तरफ गामजन थे, बट आगे जाके जब ट्रैफिक जो है ब्लॉक होना शुरू हुई तो हुँ, हम हुँ। लोगों ने अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया था एक्सप्रेस वे की तरफ। जी, लेकिन उस टाइम तक काफी लेट हो चुका था, काफी ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी। रात को भी काफी लोगों ने, इनफैक्ट हम लोगों ने खुद रात जो है गाड़ी में गुजारी थी। मेरे साथ भी मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी यहाँ बहुत सी फैमिलीज हैं जी। जिनके साथ उनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी थे और बहुत मुश्किल तरीके से कल रात इन सब ने यहाँ पे सफर किया है। तो सना आप लोगों ने रात कहाँ गुज़ारी? ज़ाहिर है मुश्किल बहुत पेश आई होगी, गाड़ी आप कह रही हैं फँस गई है। तो फिर रात एग्जैक्टली। जो शेल्टर है वो कहाँ लिया आपने? सबने यहाँ पे जितने भी लोग जो भी बर्फ में फंसे हुए थे, उन सब ने अपनी-अपनी गाड़ियों में ही रात गुजारी थी और हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी में ही रात गुजारी थी। हुँ, हुँ। ये सबसे मुश्किल तरीन लम्हा था बिकॉज़ बच्चों का, क्योंकि वो एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसे क्रिएट हुई थी कि बच्चे बहुत ज्यादा खौफज़दा थे, हम खुद बहुत थे जी। खौफज़दा। कुछ लोग तो यहाँ से होटल की तरफ भी मूव कर गए थे अपनी गाड़ियों को पार्क करके कि यहाँ पे, लेकिन फिर भी होटल्स वगैरह में रूम्स मिलना रात के टाइम बहुत और मुश्किल और था। और सना ये लगभग किस वक़्त की बात है? कुछ हमें वक़्त बताएँ एग्ज़ैक्टली कि कौन-सा सर, टाइम था ये? वैसे तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी तो वही बता रहे थे, कुछ फैमिलीज थी वो कह रही थी हम सुबह 12 बजे के भी आए हुए हैं। जी, 12 बजे से ऑनवर्ड अभी तक, लाइक पूरी रात इनफैक्ट रात को बहुत से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कोशिश करके कुछ कुछ गाड़ियों को आगे की तरफ मूव किया था, जी, क्योंकि जगह ऐसी है, बर्फ की वजह से स्लिपरी है, तो यहाँ पे उस तरीके से मदद नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ बहुत जी। से ऐसे जवान थे, यंगस्टर्स थे जिन्होंने मिलके गाड़ियों को थोड़ा सा मूव कराया आगे की तरफ। अच्छा अगर अगर रेस्क्यू सर्विसेज़ की बात करें तो अंदाज़न कब तक पहुँची रेस्क्यू टीम्स और फिर किस तरह उन्होंने सर्विसेज़ शुरू की अपनी? ज़ाहिर है मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किलात पेश आई होंगी और अभी भी कहा ये जा रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। सर, रेस्क्यू को जो हमने देखा सुबह के टाइम, जब हम लोगों की आंख खुली और हम लोग यहाँ पे थोड़े ही फासले पे होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह लेके गए थे, जी, वहाँ हम लोगों ने आर्मी को देखा। आर्मी काफी हद तक वहाँ पे आर्मी के जवान नजर आए, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की। इनफैक्ट फूड, खाने की जो चीजें थी वो लोगों को प्रोवाइड करते रहे। और फिर इन्होंने यहाँ पर एक कैंप बनाया है थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ से जी, जहाँ हम लोग हैं, वहां पे उन्होंने मूव कराया बच्चों को और औरतों को, ताकि वो अपना जो है वहाँ टाइम स्पेंड कर सकें। वहाँ हीटर और तमाम चीजों को वहाँ पे उन्होंने सहूलियात दी हुई थी। जी। और बार बार गाड़ियों में आके वो लोग कह भी रहे थे कि आप लोग अपनी बच्चों को और औरतों को लेके वहाँ पे चले जाएं, ताकि ये जगह जो है आहिस्ता आहिस्ता से वो लोग क्लियर करेंगे। अच्छा अब आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ एग्ज़ैक्टली उस स्पॉट पे क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ की रेस्क्यू सर्विसेज़ ख़त्म कर ली गई हैं या फिर अभी भी जारी हैं? जारी है। हम लोग झींगा गली जो जगह का नाम है, हम जी, बेसिकली वहां पे फंसे हुए थे और अभी कुछ देर पहले की आधा घंटा पहले ही यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियां आई हैं और आगे से बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। और लोगों को भी बहुत ज्यादा लोग भी बहुत ज्यादा मुतमईन हो गए हैं, बिकॉज उनको भी एक उम्मीद नजर आई है कि आज शायद हम लोग रात अपने घरों में गुजारेंगे, क्योंकि सही, कल तक तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी और बहुत से लोग यही कह रहे थे कि शायद आप लोगों को 1-2 दिन यहाँ गुजारना पड़े। ठीक है। अच्छा और सना ये बताइएगा कि अब मौसम की क्या सूरत-ए-हाल है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी, एक अनसर्टेन सी सिचुएशन थी। अब क्या बर्फ़बारी का सिलसिला थमा हुआ है इस वक़्त? सर, अभी तो बर्फ नहीं पड़ी है, जी, सुबह तक तो पड़ती रही है काफी ज्यादा। आज 4 बजे के बाद का इन्होंने फोरकास्ट कहा था कि शायद यहाँ पे बर्फबारी हो, बट अभी तक उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी है। अब थोड़ी देर पहले सूरज नजर आया था हुँ। कई कई जगह पर, लेकिन ये है कि अभी बर्फबारी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह कल पड़ रही थी। राइट, राइट। सना थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हम उम्मीद करते हैं जज़ाकल्लाह। बल्कि दुआ करते हैं कि आप बाहिफ़ाज़त आप जैसे जितने भी लोग वहाँ फँसे हुए हैं और जो मुकामी लोग हैं जो बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल से इस वक़्त गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ और आप बाहिफ़ाज़त अपने-अपने घरों में जाकर आज की रात वहाँ गुज़ारें। और यकीनन बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है, हम यहाँ बैठकर चाहे जितनी भी बातें कर लें, मेरे ख़्याल से जब जो वहाँ मौजूद लोग हैं या जो इस सिचुएशन से गुज़रे हैं, जिन्होंने अपने खो दिए हैं, जो उनके दिलों पर गुज़र रही है, शायद वही बेहतर बता सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ,
मग़फ़िरत फ़रमाएँ वो लोग जो दुनिया दुनिया से जा चुके हैं, और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल। बिलाल भी एक जगह फंसे हुए हैं। बिलाल, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है आपकी? हमारी एक्चुअली जो सी है ना, अभी माल रोड से थोड़ा सा हम लोग आए हैं आगे। अच्छा, माल रोड से आगे आए हैं। कुछ ट्रैफिक एग्जैक्टली का निज़ाम बहाल हुआ है वहाँ पे? क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उन्होंने कुछ रास्ता कोशिश की है कि वो क्लियर करें। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रास्ता बहुत ज्यादा ब्लॉक है और जितने भी जो भी सारे टूरिस्ट थे वो सारे पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि कन्वेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रही यहाँ पे। जो अपनी गाड़ियों वाले हैं, बर्फबारी इतनी हुई हुई है कि वो सारे फंस गए हैं। जी। अच्छा बिलाल, बिलाल, ये जी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं ये लगभग कब स्टार्ट हुई और फिर आप लोग कब से फंसे हुए थे, हमें ये बताइएगा। जी, हम लोग तकरीबन 3 घंटे हो गए वॉक करके नीचे आए हैं अच्छा मुसलसल। अच्छा, आप कितने लोग हैं? हम लोग 10 लोग हुए थे। ठीक है, ठीक है। और सारे सारे जी। सारे मर्द हजरात हैं? सॉरी जी, सारे मर्द हजरात ही हैं, बिल्कुल। अच्छा बिलाल, तो रेस्क्यू सर्विसेज जब ये मौसम खराब हुआ है और ट्रैफिक जैम हुए हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? सर, रेस्क्यू सर्विस काफी बेस्ट है और क्विक सर्विस है। मतलब आपको ऑन द स्पॉट आप फंस नहीं रहे हो, लेकिन ये है कि दूसरा वेट है ना, वो गाड़ियों को निकालने में लग रहा है। सही, बस सही। बिल्कुल राइट रास्ते बिलाल, बिल्कुल बिलाल साफ थैंक यू कर रहे हैं ये जी जी। लोग, हर चीज बिल्कुल बेस्ट हो रही है। सही बिलाल, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं आप जल्द वहाँ से निकल पाएँ और आप जैसे जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो इस मौसम से जल्द उन्हें छुटकारा मिले और आप अपने अपने घरों को वापस जाएं। नाज़रीन, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह बिलाल ने कहा कि जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो यकीनन काबिल सताइश हैं और इस पूरी मुश्किल घड़ी में हम पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है। चाहे पाक अफवाज हों, रेंजर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, पुलिस हो, वहाँ के लोकल इदारे हों या फिर गवर्नमेंट इदारे हों, ये जो घड़ी है ये बहुत मुश्किल घड़ी है और पूरी कौम पर मुश्किल घड़ी है और पूरी कौम की ये जिम्मेदारी है कि वो दुआ करें और नवाफिल अदा करें कि वहाँ की जो मुश्किल सूरत हाल है उसे कम किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं अखुनज़ादा चटान साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पूरी कौम इस वक्त परेशान है। मरी इंसिडेंट जो है उसमें बहुत सी जानें चली गई हैं। किस तरह देखते हैं इस सारे वाक़ये को, क्योंकि बहुत से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इदारों को अगर पहले से मालूम था तो फिर क्यों वहाँ इतनी सारी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई? देखिए जी, मसाइल का हल ये नहीं है कि लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई। तो सवाल ये है कि जो हमारा PDM का जो इदारा है, जो उनको करोड़ों और अरबों के फंड मिलते हैं, वो क्या कर रहे थे? लोगों को दियार और मददगार क्यों छोड़ दिया मरी में? लोगों को मरने क्यों दिया? क्या ये हमारी हुकूमत का फर्ज नहीं था? क्या लोग सियाहत को बंद कर दिए? हमारे जो ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, ये जो हाइब्रिड हुकूमत का सिलेक्टेड वजीर आजम है, ये तो हर वक्त सियाहत की बात करते, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो सवाल ये है कि उन्होंने लोगों को बेयार और मददगार छोड़ा क्या? क्या सियाहत हमारा ऐसे बढ़ेंगे कि जब सियाहत का टाइम आएगा तो हम लोगों को मना करेंगे कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे? ये मसले का हल नहीं है। हमारे मसले का हल ये है कि इस इदारे से पूछा जाए कि ये लोग जो बेयार और मददगार पड़े थे, आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को सालाना कितना फंड मिलता है? आप लोगों ने अभी तक कितना खर्च किया है और कहाँ कहाँ पे खर्च किया है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि लोगों को क्यों जाने दिया। क्या लोग सैर सपाटे करने नहीं जाएंगे? क्या लोग घरों से नहीं निकलेंगे? सर आपने NDMA का जिक्र किया। हम देखते हैं कि क्या जब कोई हादसा होता है तभी इन इदारों का जिक्र आता है और फिर इन इदारों को भूल दिया जाता है। ये इदारे खुद भी जो है वो एक तरफ इन्हें निगलेक्ट किया जाता है, इनकी तरफ से खुद भी कोई ऐसे इकदाम सामने नहीं आते। ऐसा क्यों है? हम हादसे के इंतजार क्यों करते हैं? आ जाते हैं जिस तरह के हमारे द्वार में आप लोगों ने देखा था कि एक ट्रक आया था जो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक और सुबह तक जितने इलाके थे वो इसकी जद में आ गए थे। तो अगर ऐसे हालात में इदारे कोई कहे कि हमारे पास वसाइल नहीं थे या जो जलजले आ गए थे, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं था। एक मरी का और गलियात का तो मसला था। तो क्या हमारी हुकूमत के इदारे इतने कमजोर है कि इतनी छोटी सी वाकया को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते और वहाँ पे लोग मर जाते हैं? ये बहुत सवालिया निशान है। ये हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के नाअहली और नाकामी है। ये जो सारे कदम कदम साबित कर रहे हैं कि मैं कितना नाअहल, नालायक और निकम्मा हूँ। जी सर, मुश्किल घड़ी है यकीनन। हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, मगर अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है ये जो जाने वाले थे वो तो चले गए हैं, उन जानों का अजाला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? देखिए जी, एक तो ये कि जो लोग इसमें वफात हो गए उनको कंपनसेशन देना चाहिए और दूसरा ये
कि जहाँ पे जजा और सजा का निज़ाम नहीं होगा तो आइंदा भी इस तरह के हादिसात आते रहेंगे। लेकिन आज अगर कि इसका जिम्मेदार कौन था, किसने गफलत किया, किसने इन लोगों को बेसहारा छोड़ दिया, इन लोगों को जब तक सजा नहीं होगी, इस पर एक इंक्वायरी नहीं होगी, इस पर एक कमीशन नहीं बनेगा, वो जिम्मेदारों को सामने नहीं लाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। इसका हल ये होगा कि जो जिम्मेदारान है इसको करार वक्त सजा मिलेंगे तो आइंदा के लिए इस तरह का कोई हादिसा आएगा तो वो लोग फिर बर वक्त जाके वहाँ पे पहुंचेंगे। सर, आपको लगता है इतनी मुश्किल सिचुएशन में जिसमें मुल्क एक अलग तरफ चैलेंजेस का शिकार है, उसमें इसको प्रोब किया जाएगा या फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? बहुत बज़ाहिर देखते हैं कि हादसा हो जाता है मगर उस वक्त बातें की जाती हैं, उसके बाद फिर उसे डब्बे में डाल के भूल जाया जाता है। बिल्कुल जी, हमारा अलमिया तो यही है कि एक हादिसा हो जाते हैं, इस पे टाकशोज भी शुरू हो जाते हैं, इस पे सियासतदान भी अवाम भी बात करने लगते हैं, लेकिन जब वो हादिसा गुजर जाते हैं तो फिर हम दूसरे हादिसे के इंतजार में रहते हैं और जब दूसरा हादिसा हो जाता है तो फिर हम एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारी तारीख शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को मिसाल तो बनाना चाहिए और ये मसले को मिसाल बनाना चाहिए कि जिन लोगों का भी गफलत है, जिनकी वजह से भी ये लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को तकलीफ पहुंचा है, तो इनको सजा मिलना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जहाज़ में वो थे, उनको शायद आवाज़ भी उस तरह नहीं आ रही थी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त सवाल यही है कि अगर पहले से मालूम था और ये इदारों ने इंटीमेट कर दिया था, बता दिया था, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि मौसम ख़राब होने को है, तो फिर NDMA की जानिब से या फिर दीगर हुकूमती इदारों की जानिब से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए कि वहाँ लोगों की जो आमदोरफ्त है उसे महदूद कर दिया जाता, फिर एक सेट कैपेसिटी ऑफ व्हीकल्स वहाँ छोड़े जाते, अगर नहीं छोड़ना था तो फिर रास्ते पहले से बंद कर दिए जाते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और पूरी कौम इस वक्त एक अजीब कैफियत में है। हम उन लोगों के साथ हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है हम एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं और जितने हमारे इदारे हैं, NDMA है, PDMA है, इनकी तरफ से कोई उस तरह की सर्विसेज सामने नहीं आती, उस तरह की रेगुलर बेसिस पे जिस तरह इनको बिहेव करना चाहिए, मेरे ख्याल से उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती हैं। जी शुक्रिया। देखिए, आफात पे तकालीफ पे सियासत करना ना मेरा और ना मेरी पार्टी का वतीरा है, लेकिन कुछ सवालात हैं जो एज ए पाकिस्तानी शहरी मैं पूछना चाहती हूँ। पहले तो पंजाब हुकूमत से और उसके बाद वफाकी हुकूमत से। मेरा सवाल यह है कि क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका जवाब है नहीं। इससे भी कहीं ज्यादा बर्फ जो है वो मरी में पड़ा करती है। क्या इसके बारे में बेशकी इतला नहीं थी? बिल्कुल इतला मौजूद थी। जब वजीरे इतलात जो है ये ट्वीट करके हमें बता रहे हैं कि बहुत पाकिस्तान खुशहाल हो गया है, 1 लाख गाड़ियां जो है मरी में दाखिल हो गई हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि 1 लाख गाड़ियों के अंदर जो लोग हैं उनको मरी जैसे इलाके में कैसे सहूलियात देनी पड़ेंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 1 लाख गाड़ियां जो है इन हालात में कैसे मूव कर पाएंगी। उसके ऊपर तो और सहूलियात देना, क्या उनका ये काम था? या उनका ये काम था ट्वीट करके घर जाके सो जाते? और दूसरा, पंजाब हुकूमत जो है, मेरा सवाल यह है कि ये बात आप लोग कल शाम से आप लोग पूरा मीडिया जो है वो इस पे चिल्ला रहा है, आप लोग बता रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं और पंजाब हुकूमत आपको कहीं नजर नहीं आई। आज दोपहर कोई 12:00 के ऊपर पंजाब हुकूमत जागी है और जागने के बाद जो है वो उन्होंने आफतज़दा भी करार दे दिया है, वो कर दिया है। क्या हमें लाशों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए इस गुजार हुकूमत को? मैं ये बात करना नहीं चाहती, लेकिन ये फैक्ट है और मीडिया के लोग खुद रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि जब भी ऐसे स्नो का सीजन शुरू होता था, शहबाज शरीफ साहब जिनके लंबे बूटों को, जिनके आम आदमी के पास पहुंचने को ये आज भी तंज और तहकीक का निशाना बनाते हैं, वो कंट्रोल रूम कायम किया करते थे लाहौर के अंदर। वो बाकायदा मॉनिटर करते थे कितनी गाड़ियां एंटर हो गई हैं, अब कितनी गाड़ियों को। इन नालायकों का आलम यह है, जो मुझे रोना आ रहा है कि इन नालायकों को इतना नहीं पता कि वहां से सड़क ब्लॉक करो जहां से लोग वापस तो गाड़ी मोड़ सके एटलीस्ट। इन्होंने वहां से गाड़ियां, वहां से रास्ते बंद किए हैं, ना लोग आगे जा पा रहे हैं ना लोग पीछे जा पा रहे हैं। वो मरेंगे ही ना गाड़ियों में, और क्या होगा? अब इनकी नालायकियों की सजा हम कितने पाकिस्तानी अपनी जाने देके करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। उस्मा साहिबा, हमने देखा माजी में भी जब हादसे होते हैं फौरन प्लान्स बना दिए जाते हैं, सिक्योरिटी प्लान्स बना दिए जाते हैं, मगर फिर जब हादसा ख़त्म होता है, फिर कुछ वक्त गुजरता है खासा, तो हम भुला देते हैं उन सारे सिचुएशंस को।
हम हर साल उसकी एनिवर्सरी ज़रूर मनाते हैं, लेकिन उसकी रूट कॉजेज़ को हम कभी जांच पड़ताल की तरफ नहीं जाते, ना इन्वेस्टिगेशन उस तरह की जाती है, डब्बे में रख के बंद कर दिया जाता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं ना, लेकिन बात यह है कि क्या ये एक ऐसा हादसा था जिसको जो है वो टाला नहीं जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था, अगर इसकी प्रॉपर इसको मैनेज किया जाता, अगर प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही होती, अगर वजीर आला साहब सोए उठ गए होते, अगर पंजाब हुकूमत सोई भी होती ना होती, अगर मरी की इंतजामिया सोई भी ना होती, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये कोई खुदा न खास्ता ऐसी आफत नहीं थी कि जो हम टाल नहीं सकते थे। बाकी परवरदिगार ने जो लिखा है वो तो होना होता है, लेकिन ये जब इनकी नाइलियों की सजा भुगतेंगे, देखिए सिंपल सवाल है, आप पूछें पंजाब हुकूमत से पूछें कि जी ये बता दें कि जहां से आपने रोड बंद की, आपकी अकल का अंदाजा उससे ही किया जा सकता है कि भाई वापस मुड़ने का, किसी को जाने का वापस कोई तो रास्ता छोड़ो, या वो आगे जा सके या वो पीछे जा सके। जब आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तो फिर वो क्या करते? फिर यही होना था जो उनके साथ हुआ है। जिनके गए हैं उन्हीं को तकलीफ होगी, उन्हीं की तकलीफ है। ये कोई इसका ना अंदाजा लगा सकता है ना वो कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए मुझे इतनी तकलीफ है ये सोचकर कि ठीक है पॉलिटिकल फैसले होते हैं, आप जो है वो वसी तर मफाद में पाकिस्तान के फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों की सजा कौमें कैसे भुगतती हैं। कोई एक वाकया हुआ, ये डेंगू के ऊपर, डेंगू हर साल नहीं आता रहा, डेंगू के ऊपर ये वो जो जिस वक्त मॉनिटर करने की जरूरत होती है ये उस वक्त नहीं करते। कोविड के ऊपर जो है ये कोरोना का फंड खा जाते हैं। मैं कहाँ रोऊं इनको, मुझे बताइए। सही उज़्मा साहिबा, अब ज़ाहिर मुश्किल घड़ी है, हम देख रहे हैं कि इदारे तो बहुत एक्टिव हैं, रेस्क्यू सर्विसेज भी जारी हैं वहाँ पर। PMLN की जानिब से अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या कोई इक़दामात किए गए हैं, या फिर इस मुश्किल घड़ी में एक हुकूमत के साथ ज़ाहिर सी बात है देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स ही इस वक्त परेशान है। देखिए हुकूमत का साथ देने का हमें कोई शौक नहीं, ना हुकूमत इस काबिल है कि वो ये काम कर सके। हमने इंसानियत का साथ देना है, हमने अपने पाकिस्तानियों का साथ देना है, और इसके लिए पार्टी इंस्ट्रक्शंस पहले जारी कर चुकी है। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो बाकी अब जो है वो रेस्क्यू के इदारों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस आफत को जो कितने गुना मल्टीप्लाई करके लोगों के ऊपर अजाब मुब्तला किया गया, इसका जवाब बिल्कुल मांगेंगे। अभी नहीं, अभी चूंकि लोगों को रेस्क्यू करना है, अभी लोगों को जो है वो इस तकलीफ वाली घड़ी से निकालना है, लेकिन इन अमवात का जो है वो इनसे फैसला तो हम करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे कि ये आखिर इनकी नलायकियां, जब बुज़दार साहब बड़े पसंद है इमरान खान को, तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मुझे ये बताइए, वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो उन्होंने अभी नया लिया है उसके लिए उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट भी जारी कराई, वो हेलीकॉप्टर रात को इस्तेमाल नहीं हो सकता था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? क्या वो सिर्फ बुज़दार साहब इसमें बैठ के जचते हैं और कोई पाकिस्तानी आम उसके अंदर जो है उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती थी? कहाँ थे ये सारी रेस्क्यू टीम्स जो सारी रात लोगों को मरने के लिए जिन्होंने छोड़े रखा? इनका सवाल इनसे करेंगे, बिल्कुल इनसे जवाब लेंगे, इनके गिरबान पकड़ेंगे। लेकिन अभी मेरी दुआ है कि परवरदिगार, अभी दोबारा से स्नोफॉल वहां शुरू हो रही है, तो मुझे बहुत तकलीफ है और मैं बहुत परेशान हूँ कि ये रेस्क्यू जो इस वक्त हो रहा है, अल्लाह करे इसको हम जल्द से जल्द करने में कामयाब हों, ताकि अब जो मजीद स्नोफॉल का स्पेल है वो मजीद तकलीफ में जो है वो इजाफा ना कर सके। आमीन। थैंक यू सो मच उज़्मा बुखारी साहिबा। बहुत मुश्किल सूरत हाल वहाँ पैदा हो सकती है दोबारा, और रेस्क्यू सर्विसेज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि जिस तरह वो एक्टिव है वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज की जा रही हैं, फर्स्ट एड दी जा रही है, फिर ख़वातीन और बच्चों को ख़ास तौर पर इवैक्यूएट किया जा रहा है उस इलाके से। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम डेफिनेटली रेस्क्यू सर्विसेज के जो हमारे अरकान हैं, अरकान हैं, या फिर वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, उनको हम बहुत सी विशेस यहाँ से भेजते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ये काम बखूबी से अंजाम दें ताकि जितनी जानें बचाई जा सकती हैं इस मुश्किल घड़ी में, उतनी जानों को वहाँ से निकाला जा सके। नाज़रीन, हमने बहुत कोशिश की कि हम हुकूमती अहदेदारों से भी बात करें, और जो वहाँ पॉलिटिशियन या सियासतदान मौजूद हैं उनसे मौक़िफ़ भी लें, उनसे भी जानें, लेकिन शायद रब्ता हमारा नहीं हो पा रहा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। हम नहीं चाहते कि उन्हें डिस्टर्ब करें, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जो उनसे मांगे जाएंगे, और जवाबात ज़ाहिर उन्हें देने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा मनसब है कि अवाम सवाल करेगी तो उन्हें जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ रेस्क्यू सर्विसेज और कुछ इदारे हैं जिनके आपको नंबर्स और नाम बता दें, ताकि अगर आपके वहाँ कोई अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं जिन्हें कोई रेस्क्यू सर्विसेज चाहिए, खाना चाहिए या फिर शेल्टर्स चाहिए, तो वहाँ जा सके। बांसरा गली के दस्तरख्वान से आप रब्ता कर सकते हैं हाफिज़ शकील साहब को। इनका नंबर है 0300 5175 969। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0300
5175-969 बांसरा गली का ये इलाका है। वहाँ ये दस्तरखान है, किसी को अगर खाना या इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है तो वहाँ से रब्ता किया जा सकता है। अल खिदमत फाउंडेशन मरी की टीमें जो हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पर, और यहाँ पर दरिया गली में राशिद सत्तार साहब मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर है 031015757710। रवात का इलाका है, साजिद साहब मौजूद हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं 0300-0302-5157-190। और साथ ही साथ मरी शहर से अलीम अब्बासी मसूद भट्ट साहब हैं, जो कि आप रब्ता कर सकते हैं इनसे। इनका नंबर है 0300-5511-949। और साथ ही साथ जो सयाह वहाँ मौजूद हैं, दरिया गली और इन इलाकों में मौजूद हैं, अगर उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और वो शेल्टर चाहते हैं, होटल की मुफ्त सर्विसेज अनाउंस की गई हैं। वजाहत अब्बासी ओनर है यहाँ के, उनका नंबर है 0333250001। किसी को अगर शेल्टर चाहिए तो वहाँ मुफ्त सर्विसेज मौजूद हैं, वहाँ जाकर पनाह ली जा सकती है और इस मौसम को वहाँ गुजारा जा सकता है। हम यकीन माने इस मुश्किल सूरत हाल में जो दिल और दिमाग की कैफियत है इस वक्त, हम उसे बयान नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत अहम घड़ियाँ हैं ये, और ख़ास तौर पर उन लवाहिकीन के जिनके अपने चले गए हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाएँ और इस पूरी मुश्किल सिचुएशन में उन्हें बखूबी अंदाज से बाहर निकाला जाए वहाँ से। और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो बच गए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, अल्लाह पाक उनको भी महफूज रखें और आज की जो रात है, ये जो मौसम है, ये बेहतरी की जानिब जाए। पूरी कौम ये दुआ करती है और इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।